बिरवा कहे पहाड़ से नैनन असुआ ढार, दादा हम कटके चलन लैल्या राम जोहार। साहित्य का प्रेमी कैसे बना देसी बीजों का संरक्षक। हमरे आंसुन माँ बसी काहू के मुस्कान, तेल तमाकू नमक गुड़ 2.5 किलो पिसान। सुनिए देसी बीजों के संरक्षक बाबूलाल की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाबूलाल दहिया की। ये नाम आपने बीते कुछ समय में काफ़ी सुना होगा खबरों में। जी हाँ, ये वही किसान हैं जो देसी बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों को बीते कई वर्षों से सहेजने का काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं और इसी के लिए इन्हें भारत सरकार पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। वैसे बाबूलाल दहिया की कहानी संक्षेप में पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज बाबूलाल दहिया आपको खुद बताएंगे कि साहित्य से प्रेम करने वाला कैसे खेती से प्रेम करने लगा। मैं मूलतः किसान हूँ। कई पीढ़ियों से मेरे घर में खेती आती थी, लेकिन लड़कपन में पढ़ाई लिखाई के बाद मेरी अभिरुचि साहित्य के क्षेत्र में हो गई और यहाँ तक कि मेरी कविताएं बीए फाइनल के पाठ्यक्रम में चलती हैं रीवा यूनिवर्सिटी से आज भी। तो क्या किया कि वहाँ हमारे यहाँ जैसे बघेली में 4 बोलियाँ हैं, वहाँ माने मध्य प्रदेश में 4 बोलियाँ, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी। तो जो हमारा क्षेत्र है वहाँ की बोली बघेली है। तो वहाँ आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल ने मुझे एक दायित्व सौंपा कि आप ये बघेल खंड की बोली में जितने मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं, लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, उनका आप संकलन करिए, हमको दीजिए। तो मैं वो संकलन का काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाता। तो मैंने महसूस किया वहाँ काम करते करते ग्रामीण क्षेत्रों में कि अकेले हमारा लोक साहित्य भर नहीं समाप्त हो रहा, बल्कि हमारे वो लोक अनाज भी समाप्त हो रहे हैं जो अकाल दुर्भिक्ष के समय हमारे बाप दादों को जीवित रखने का जिनका बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं उनका भी माने संकलन करने लगा। शुरू में मैंने क्या किया, कोदो, कुटकी, सामा, कांकुन, ज्वार, मक्का वगैरह जो थी देसी किस्में थी उनका संकलन किया। तो उसमें मुझको 2-3 किस्में कोदों की मिली, 10-12 किस्में ज्वार की मिली, कुछ मक्का की मिली, कुटकी की मिली, सामा की मिली, 1-2 किस्में। लेकिन मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ा खतरा तो हमारे देसी धानों को है, क्योंकि देसी धानों की मैंने लड़कपन में 50 प्रजातियां गांव में देखी थी। जब बाबूलाल जी से पूछा जाता है कि लोक साहित्य से प्रेम करने वाले को देसी प्रजातियों के संरक्षण का ख्याल कैसे आया, तो वो मुस्कुराते हुए कुछ यूं जवाब देते हैं। जो हम लोक साहित्य का काम कर रहे थे तो उसमें इसी तरह के साहित्य का काम कर रहे थे जो विलुप्त प्राय है। जैसे मान लीजिए लोकगीत, अब गाने की परंपरा समाप्त हो जाएगी जब से फिल्मी गीत आ गए। तो लोकगीत का हमने संरक्षण किया, लोक गाथाओं का किया, लोक कथाओं का किया, मुहावरे लोकोक्तियों का किया। और इसी तरह से हम अनाजों का भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी विलुप्त प्राय हैं। साहित्य के क्षेत्र में काम करते हुए बाबूलाल दहिया पूरी शिद्दत से धान की विलुप्त होती प्रजातियों को सहेजने का काम करते हैं। साहित्य और कृषि बाबूलाल के लिए 2 विपरीत दिशाएं थीं, लेकिन लगाव दोनों से था, इसलिए उन्होंने दोनों के बीच तालमेल कुछ यूं बिठाया। शुरू में जब मैंने धान का संकलित करना शुरू किया धान को, तो 10-12 प्रजातियाँ मुझको मिली पहले वर्ष। फिर मैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाता, साहित्य के क्षेत्र में काम करता, तो साहित्य के काम के साथ साथ लोगों से मैं यह भी पूछता कि क्या आपके पास धान भी कोई है, गांव में कोई किसी के पास देसी धान है। अगर वो बताते तो मैं वहाँ पहुँच जाता और उनसे नमूने के तौर पर थोड़ा बीज ले आता और उस थोड़े बीज को छोटे भूखंडों में उगाता। देसी बीजों की प्रजातियों को सहेजते हुए बाबूलाल दहिया ने देसी धान की कई खूबियों को जाना और शायद देसी धानों की यही वो खूबियां थीं जिन्होंने बाबूलाल को मजबूर भी किया कि वो इस धरोहर को सहेजें
आप भी सुनिए और समझिए देसी धान की खूबियों को। मुझको ये अनुभव हुआ काम करते करते कि जो हमारी परंपरागत देसी धान है वो हज़ारों साल से हमारे यहाँ की जलवायु में रची बसी हैं। तो उनमें यहाँ के जलवायु के अनुसार अनेक तरह के गुण आ गए हैं। जैसे वो उनमें सूखा सहन करने की क्षमता है, वर्षा सहन करने की, अगर अधिक वर्षा हो तो वर्षा भी सहन कर लेती हैं। और एक ये भी बात है कि इनमें कीट व्याधियाँ भी कम लगती हैं। उसका कारण है कि अलग अलग अवस्था में रहती, कोई 70-75 दिन में पकती है, कोई 100 दिन में पकती है, कोई 130-35 दिन में। तो उस तरह से कीट व्याधियों का आक्रमण नहीं होता जैसे इन धानों में होता जो एक साथ बोई जाती हैं हज़ारों एकड़ में। तो इसलिए उसमें कोई कीटनाशक दवाई भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये भी हमने महसूस किया जैसे हमारे यहाँ 25 सितंबर को वर्षा समाप्त हो जाती है तो ये ओस में भी पक जाती हैं और तना बड़ा होने के कारण कुछ पानी अपने शरीर में संचित भी रखती हैं कि अगर सूखा पड़े तो 2-4 दिन अधिक सूखा को सहन कर सके। जबकि बौनी किस्म की जो धानें आई हैं वो सूखा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सीधे ज़मीन से पानी लेती। दूसरी बात यह कि हमारे ये लोक संस्कारों में जुड़ी हुई हैं, लोक कथाओं में जुड़ी हुई हैं, लोक गीतों में जुड़ी हुई हैं, कहावतें हैं इनकी। तो ये सब हमारे बीच भी, हमारे संस्कृत के बीच भी रची बसी हैं। इनमें ये भी विशेषता है देसी धानों में। तो इस तरह से जैसे लोगों को तरह तरह के शौक़ होते हैं, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, तो हमको एक शौक़ सा लगा कि हम देसी धानों को बचाएं। तो हम उनको बचा रहे हैं, छोटे छोटे भूखंडों में हर साल उगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूलाल। देसी धान लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक कहावतों से जुड़ा हुआ है। एक दौर था जब हमारे देश में धान की इतनी प्रजातियां होती थीं कि मुट्ठी मुट्ठी भर अगर धान मटके में डाला जाए तो मटका भर जाए। लेकिन आज वो दौर ख़त्म हो चला है, वो प्रजातियां कहीं विलुप्त हो गई हैं। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कब दरकिनार हुई खुद किसान भी इसे नहीं समझ पाए। लेकिन देसी प्रजातियों से मुंह फेरने के चलते हम कितना कुछ खो चले हैं इसका शायद हमें एहसास तक नहीं है। लेकिन हैं कुछ हुनरमंद किसान बाबूलाल जैसे, जिन्हें देसी की परख है और इस दिशा में काम करते करते उनका ज्ञान भी आज एक कृषि वैज्ञानिक जितना महान हो गया है। जैसे पहले 50 के दशक में नारा लगता था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा हिंदुस्तान, पर आज हिंदुस्तान रोटी कपड़ा मकान नहीं मांग रहा, आज वो मांग रहा हवा और पानी। 21वीं सदी की सबसे माने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हवा और पानी है, रोटी तीसरे नंबर में चली गई। इसलिए हमको ये भी देखना है कि जो हम अनाज उगा रहे हैं कहीं उससे वो अपने बाज़ार मूल्य से अधिक कहीं हमारा पानी तो बर्बाद नहीं कर रहा, ये भी हमको सोचने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारे देसी अनाज हैं ये यहाँ की जलवायु में रचे बसे हैं, तो ये कम पानी में पक जाते हैं, तो ये हमारे लिए वर्तमान परिस्थिति में ज़्यादा लाभप्रद हैं। क्योंकि आज 21वीं सदी हवा और पानी की सदी है, पेड़ पौधे और पानी एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए देसी अनाज बहुत उपयुक्त हैं। तो सुना आपने कि क्यों उपयुक्त होती हैं देसी प्रजातियां। देसी किस्मों की इन्हीं तमाम खूबियों के चलते बाबूलाल धान की देसी किस्मों की ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों को उगाते भी हैं और उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। और किसानों को भी वो ये सुझाव देते हैं कि वो भी देसी किस्में उगाकर अच्छा मुनाफा कमाएं। कई लोगों ने हमको ऑफ़र दिया कि आप ऐसा करिए कि जो आप ये देसी अनाज उगाते हैं, जैविक अनाज उगाते, तो इसको बाज़ार में भेजिए। तो हम कुछ क्षेत्रों में जो अधिक उत्पादक किस्में थी बौनी इनमें जो हमारी देसी किस्मों में, तो इन देसी किस्मों की हम अधिक उत्पादक किस्मों को उगाने लगे खेतों में और उसका चावल हम बाहर भी भेजते हैं। तो उसमें लगभग 3 गुना अधिक मुनाफा होता है। जैसे अगर जो ये 20-25 रुपये बिकता है हाइब्रिड किस्म का चावल, तो जो हमारा देसी चावल है वो करीब 90-100 रुपये किलो बिकता है। तो किसान को उसमें भी आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जैविक अनाज खाना चाहता है, ऐसा अनाज खाना चाहता है जिसमें कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पड़ी, रासायनिक खाद नहीं पड़ी, ऐसे अनाजों की मांग है। तो हमारे किसान भाई अगर देसी अनाज भी उगाएं तो उनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है।
देसी बीजों को बचाने के लिए बाबूलाल दहिया ने अपने स्तर पर कई कदम उठाए हैं। देसी बीजों को सहेजे रखने के लिए बाबूलाल ने काफ़ी समय पहले बीज बैंक भी शुरू किया है, जहां किसानों को देसी बीज वो उपलब्ध कराते हैं। हमने एक बीज बैंक की स्थापना कर दी। किसान लोग आएँ और हमसे धान ले जाएं और धान के बदले में उतना ही धान बाद में लौटा दें। तो उससे क्या होगा कि हमारा बीज ताज़ा बना रहेगा और जितना वो ले जाएंगे उतना लौटा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम करते हैं। दोस्तों, बाबूलाल दहिया साहित्य के प्रेमी हैं। लोक साहित्य का एक जाना माना नाम है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में वो किसानों के बीच भी उतने ही लोकप्रिय हुए हैं जितने वो साहित्य के क्षेत्र में हैं। लेकिन बाबूलाल जी का दोनों दिशाओं के बीच का सामंजस्य देखिए कि साहित्य सहेजते सहेजते उन्होंने धान की विलुप्त होती प्रजातियों को सहेजा और धानों पर छोड़ी अपने साहित्य की छाप। मैंने धान का संकलन तो किया ही, लेकिन 100 प्रकार की धानों पर मैंने एक किताब भी लिख दिया है जिसका नाम है मैं हूँ धान। साहित्य के क्षेत्र में तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके बाबूलाल दहिया को देसी बीजों की तमाम खूबियों को समझने और उन्हें बचाए रखने की दिशा में निष्ठा से काम करने के लिए कृषि क्षेत्र में तमाम पुरस्कारों से अभी तक नवाजा जा चुका है। बाबूलाल दहिया को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पौधा किस्म संरक्षण पुरस्कार और दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट द्वारा विशेष सम्मान से अभी तक नवाजा गया है। और अब उनके इन्हीं अहम कामों की सराहना करते हुए भारत सरकार उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित करने जा रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि बाबूलाल दहिया की ये कहानी आप में भी कृषि क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव जागृत करेगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं।